हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4। ये किस सब्जेक्ट की यूनिट 4 है पहले ये देख लेते हैं। तो ये बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर का जो कॉमन सब्जेक्ट है, को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, उस जो जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यूनिट 4 पढ़ेंगे, जो है हमारी अच्छे संस्कार की कला, यानी आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशंस। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हमारी जो मतलब स्किल्स हैं वो उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे संस्कार हैं, मैनर्स जिन्हें कह सकते हैं। और यूनिट 1, 2, 3 हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपने जो टॉपिक है हमारा, जो संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन करने की जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो और ज़्यादा इजी आपको लगेंगे ये। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार के किस प्रकार में शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण होती है। संचार के मतलब कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने, एक तरीके से कह सकते हैं कि बातचीत करने के किस प्रकार में बॉडी लैंग्वेज ज़रूरी होती है। तो लिखित संचार में, लिखित संचार जो मतलब लिखकर जो हम किसी से बात करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे कर ली टाइपिंग से या लेटर से, तो वो लिखित संचार होता है। मौखिक संचार होता है बोलकर करना, ठीक है, वो वर्ड का यूज होता है उसमें। ठीक है, शब्दों का प्रकार, शब्दों का तरीका। दृश्य संचार क्या होता है, वर्बल संचार जो हम देखेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे तक आपने किस टाइप से पहना है, सॉरी नॉन वर्बल संचार होता है, मतलब देखने के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे कि व्हाट्सएप मतलब इंटरनेट के द्वारा जो भी संचार होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक संचार होता है बातचीत करने में। तो शारीरिक भाषा जो है, हम एक तरफ से हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमें देखते हैं कि किस टाइप का हमारा खड़े होने का स्टाइल है, किस टाइप का बैठने का स्टाइल है, तो इस टाइप से दिखने वाला हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा दृश्य संचार। ठीक है, कैसा होगा, दृश्य संचार। तो इसका आंसर क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज किस टाइप का संचार है, दृश्य संचार, आंसर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक सफल वार्तालाप में क्या अनिवार्य है। ठीक है, एक सफल वार्तालाप में क्या अनिवार्य है, वार्तालाप मतलब बातचीत करने में। ठीक है, ऑप्शन है इसमें, ए विचारों का आदान प्रदान, बी आदेश देना, सी निर्देश देना, डी आलोचना करना। आलोचना करना में बुराई करना एक टाइप से, है ना, किसी भी चीज़ की उसका विपरीत बोलना। तो इसका जो सफल वार्तालाप के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा ए, विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे संचार में फीडबैक। फीडबैक जैसा कि आपने देखा होगा, आपने व्हाट्सएप प्ले स्टोर से डाउनलोड करा या फिर कोई भी ऐप डाउनलोड करा, तो 5 स्टार वाला एक ऑप्शन आता है बाद में कि आपको ये ऐप कितना पसंद आया, ठीक है, कितना अच्छा लगा आपको ये ऐप, तो उसको फीडबैक देना बोलते हैं। हम 5 रेट करते हैं अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होता है, वरना कम अच्छा लगा होता है 3 स्टार देते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा होता है तो 0 स्टार देते हैं, है ना। तो अच्छे संचार में फीडबैक का क्या महत्व है और संचार के हिसाब से, मान लो आप इंटरव्यू देने गए हैं तो वो लोग फीडबैक देंगे, आपको नंबर्स देंगे, ठीक है, तो वो भी फीडबैक होता है। तो इसमें पूछा है अच्छे संचार मतलब अच्छी तरीके से बातचीत करने में फीडबैक का क्या महत्व है। ऑप्शन है इसमें, ए संदेश की पुष्टि करना, बी संदेश को अस्वीकार करना, सी संदेश को अनदेखा करना, डी संदेश को भूल जाना। तो इसका आंसर होगा ए संदेश की पुष्टि करना, जो हमने बातचीत की है उसके बारे में, मतलब उसके अच्छे से उसको समझना, उसकी पुष्टि करना। ठीक है, तभी तो फीडबैक दे पाएंगे हम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए संदेश की पुष्टि करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार की भाषा का यूज करना चाहिए। अच्छे तरीके से अच्छे संचार के लिए किस टाइप की लैंग्वेज हमें बोलनी चाहिए, उसका किस टाइप से प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है इसमें, ए जटिल, जटिल को एक टाइप से गुस्से वाली भी कह सकते हैं, ठीक है, बी सरल और स्पष्ट, सरल और साफ सुथरी, सी उच्च स्तरीय, डी विदेशी। तो इसका आंसर होगा, जो अच्छे संचार के लिए हमें सरल और स्पष्ट साफ बोलना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, संचार क्रिया में संदेश SMS मैसेज क्या दर्शाता है। ऑप्शन है इसमें, ए विचार दर्शाता है, भावना दर्शाता है,
जानकारी दर्शाता है, डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ये सभी। संदेश जो है वो मैसेज जो है एक विचार भी हो सकता है, फीलिंग भी हो सकता है किसी की, और इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, ये सभी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार की आवाज़ की आवश्यकता होती है? जो हमारी वॉइस है वो किस प्रकार की होना चाहिए? बहुत तेज़, बहुत लाउड होना चाहिए, या धीमी होना चाहिए, या नॉर्मल होना चाहिए? देख लेते हैं अब हम इसमें। ठीक है, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार की आवाज़ होना चाहिए हमारी? ऑप्शन है इसमें ए उच्च, बहुत ज़्यादा लाउड, बी निम्न, सी स्पष्ट और मधुर, डी धीमी। तो इसका आंसर होगा सी, स्पष्ट भी होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए और मधुर भी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लगे या बहुत धीमी, ऐसे ही नहीं होना चाहिए, स्पष्ट भी हो और मधुर भी हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पारस्परिक संचार में कितने व्यक्ति शामिल होते हैं? ठीक है, तो पारस्परिक संचार हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, तभी तो बोलते हैं कि पारस्परिक संचार, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2। कितने व्यक्ति शामिल होते हैं पारस्परिक संचार में? 2 व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, संचार की कौन सी विधि आज के युग में सबसे तेज है? संचार मतलब बातचीत करने का कौन सा ऐसा मेथड है जो इस टाइप में मॉडर्न जमाने में सबसे ज्यादा प्रचलित है? ऑप्शन है इसमें ए पत्र लेखन, पत्र लेखन तो होगा नहीं, लेटर लिखना, ये तो पहले लिखा जाता था। बी टेलीफोन, सी ईमेल, डी फैक्स। तो जो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं ना, आज के युग में, तो आज के युग में सबसे ज़्यादा ईमेल से संचार किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। किससे? ईमेल से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गैर मौखिक संचार होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये वर्डलेस होता है। ठीक है, जैसा कि हमारा इसमें कह सकते हैं कि आवाज़ आती है हमारी, और हमारा पहनावे का तरीका, ये सब गैर मौखिक में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें ए केवल लिखित संदेश। लिखित संदेश तो वो हो जाता है जिसमें लिखित संचार कहा जाता है, लिखित संदेश जिसमें आता है। बी केवल आवाज़, केवल वाला तो होगा ही नहीं। सी केवल चित्र, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, शारीरिक भाषा और चिन्ह। गैर मौखिक संचार में क्या आता है? शारीरिक भाषा और चिन्ह, हमारा बोलने का तरीका, हमारी बॉडी लैंग्वेज, बहुत सब कुछ आता है, हमारे फेस एक्सप्रेशन, है ना, हमारे हाथ पैर चलाने का तरीका, आई कांटेक्ट, ये सब आता है गैर मौखिक संचार में। ये वर्डलेस होता है गैर मौखिक संचार। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, शारीरिक भाषा और चिन्ह। आपको अच्छे से समझना है गैर मौखिक संचार और मौखिक संचार, तो पिछले की जो यूनिट्स हैं वो ज़रूर देख लें, उसमें मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, खुला संचार क्या प्रोत्साहित करता है? खुला संचार क्या प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन है इसमें ए एकांत, बी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, सी टीम वर्क, डी असहमति। तो खुला संचार जो है टीम वर्क को दिखाता है, नाम ही है इसका खुला संचार, मतलब एक से ज़्यादा कई लोग होंगे इसमें, तो टीम वर्क को दिखाता है खुला संचार। आंसर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अच्छे संचार में भावनात्मक खुफिया का क्या महत्व है? ऑप्शन है इसमें ए आक्रोश व्यक्त करना, गुस्सा व्यक्त करना, बी सहानुभूति और समझ रखना, सी अधिकार स्थापित करना, डी दूसरों को नीचा दिखाना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब फीलिंग्स को, किस टाइप की फीलिंग्स को दिखाना चाहिए अच्छे संचार के लिए? तो सहानुभूति और समझ दिखाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सहानुभूति और समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भाषाई बाधाएं संचार में क्या उत्पन्न कर सकती हैं? भाषाई बाधाएं किस टाइप की होती हैं? भाषा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कि जैसे कि हम दो लोग हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो कोई किसी स्टेट से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि केरल वगैरह से या तमिलनाडु से, तो वो अलग लैंग्वेज बोलेगा। हम यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हम हिंदी बोलेंगे, है ना, या इंग्लिश बोलेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, भाषाई बाधाएं, कई प्रकार और भी प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं, तो ये क्या उत्पन्न करेंगी? ऑप्शन है इसमें ए स्पष्टता, बिल्कुल नहीं, बी सहमति, बिल्कुल नहीं, सी गलतफहमी, डी सहयोग, बिल्कुल नहीं। तो ये पैदा करेंगी गलतफहमी। भाषाई बाधाएं जो होती हैं ना, वो गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संचार के किस प्रकार में संवेदनशीलता, ठीक है, और समझ
अधिक महत्वपूर्ण होती है? संचार के किस टाइप में संवेदनशीलता रखना और समझ रखना अधिक महत्वपूर्ण होती है? किस टाइप के संचार में? ऑप्शन है इसमें ए व्यावसायिक संचार मतलब बिजनेस वगैरह से रिलेटेड संचार, शैक्षिक मतलब शिक्षा से रिलेटेड संचार, सी भावनात्मक संचार यानी फीलिंग्स वगैरह से रिलेटेड कम्युनिकेशन, डी तकनीकी संचार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कम्युनिकेशन। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। भावनात्मक संचार में जो है संवेदनशीलता और समझ रखना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। फीलिंग्स को समझना किसी की, है ना, और संवेदनशीलता रखना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मीडिया साक्षरता मीडिया इंटरव्यू संचार में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है इसमें ए मनोरंजन के लिए, बी जानकारी की समझ और मूल्यांकन के लिए, सी केवल समाचार देखने के लिए, डी विज्ञापनों को समझने के लिए। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। मीडिया साक्षरता मीन्स होता है इंटरव्यू। ठीक है, मीडिया से रिलेटेड इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है? जानकारी की समझ और मूल्यांकन के लिए। किस लिए? समझने के लिए जानकारी को और उसके मूल्यांकन के लिए। आंसर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, डिजिटल संचार में नेटिकेट क्या है? डिजिटल संचार जो होता है इंटरनेट के ज़रिए जो संचार होता है उसको डिजिटल संचार कहते हैं, मतलब इंटरनेट के ज़रिए बातचीत वगैरह, है ना। तो ऑप्शन है इसमें ए इंटरनेट पर शिष्टाचार, बी नेटवर्किंग की तकनीक, सी इंटरनेट पर डेटा सुरक्षा, डी डिजिटल विज्ञापन। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। जो डिजिटल संचार में नेटिकेट का मतलब क्या है? इंटरनेट पर शिष्टाचार। आंसर ए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौखिक और गैर मौखिक संचार, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है? तो मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्ड्स का यूज़ होता है, उसमें यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसे कि जो हम बोल रहे हैं, हम किस भाषा का यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप से बोल रहे हैं, है ना, किन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, तो ये सब जो आता है वो वर्बल में आता है। ठीक है, उसमें जो वर्बल है मतलब मौखिक है उसमें किसका यूज़ होता है? वर्ड्स का यूज़ होता है, लैंग्वेज का यूज़ होता है। और नॉन वर्बल क्या होता है? तो नॉन वर्बल जो है वर्ड लेस होता है, बिना वर्ड्स का होता है, जैसे कि हमारे फेस एक्सप्रेशंस। ठीक है, बोलते टाइम या फिर किसी भी टाइम, ठीक है, कम्युनिकेशन करते टाइम हमारे फेस के जो एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, हमारा हाथ पैरों का मूविंग है, तो ये सब जो आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है नॉन वर्बल में। बॉडी लैंग्वेज किस में आता है? नॉन वर्बल में। आई कांटेक्ट, आंखों का इधर उधर करना, ठीक है, ये सब जो आता है नॉन वर्बल में आता है। और मौखिक में आता है वर्ड्स से यूज़ होने वाले जो भी है हमारा, ठीक है, भाषा। और गैर मौखिक में आता है बिना वर्ड्स के, जो वर्डलेस जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि जो हमारी आंखें हैं, हैंडशेक करना, है ना, ये सब किस में आता है? गैर मौखिक में। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें मौखिक संचार का उदाहरण बताना है, हमें वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन है इसमें ए हाथ हिलाना, बी मुस्कुराना, सी ईमेल भेजना, डी टेलीफोन पर बात करना। तो ईमेल भेजना तो रिटिन संचार में आ जाएगा, लिखित संचार में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है मौखिक संचार का इस एग्जाम्पल, तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीफोन पर बात करना। ठीक है, जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिर्फ हमारे शब्दों को देखा जाता है कि हम किस टाइप के वर्ड्स बोल रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है? मौखिक संचार हो जाता है। और हाथ हिलाना जो है गैर मौखिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और मुस्कुराना भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ईमेल भेजना आता है राइटिंग कम्युनिकेशन, मतलब लिखकर जो भेजते हैं ना ईमेल, तो ये आ जाता है लिखित संचार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक संचार का एग्जाम्पल कौन सा है? टेलीफोन पर बात करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिनमें वर्ड्स का यूज नहीं होता है का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन है इसमें ए पत्र लिखना, पत्र लिखना जो है हमारा लिखित संचार का एग्जाम्पल है। आंखों का संपर्क, सी रेडियो पर समाचार सुनना, ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। एक रिपोर्ट लिखना, ये लिखित संचार का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आंखों का संपर्क जो है वो गैर मौखिक संचार का एग्जाम्पल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गैर मौखिक संचार के तत्वों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है पूछा है। ठीक है, इशारे गैर मौखिक नॉन वर्बल में शामिल हैं। बी मुद्रा भी, मतलब हमारे बैठने का तरीका, हमारी जो मुद्रा है, बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, वो भी गैर मौखिक में शामिल है।
हमारी टोन जो है वो भी गैर मौखिक में ही शामिल है। हमारे आवाज़ की वॉल्यूम कितना तेज़ है कितना कम है ना, वो भी गैर मौखिक में आता है। डी वर्णनात्मक भाषा, तो ये जो है ये मौखिक वाले में आता है, ठीक है, भाषा का यूज़, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये किस में आता है? मौखिक संचार में आता है, मतलब गैर मौखिक संचार में नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गैर मौखिक संचार में पर्सनल स्पेस का क्या महत्व है? पर्सनल स्पेस हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, क्या मीन्स होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए संचार की गति निर्धारित करना, संचार के स्तर को सीमित करना, सी आराम और अंतरंगता की भावना व्यक्त करना, डी संचार से बाधा उत्पन्न करना। तो मतलब संचार में बाधा उत्पन्न करना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, आराम और अंतरंगता की भावना व्यक्त करना जो है पर्सनल स्पेस का महत्व है, ठीक है, गैर मौखिक संचार में। आंसर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बॉडी लैंग्वेज में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ऑप्शन है इसमें ए मुस्कान, स्माइल करना बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही आता है। फेस के जितने भी एक्सप्रेशन है वो सब बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने पूछा है शामिल नहीं है, तो मुस्कान मतलब स्माइल भी हमारी इसमें शामिल है, आंखों की चमक भी इसमें शामिल है, हाथ के इशारे भी बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, पर वाचनिक टोन जो होती है वो बॉडी लैंग्वेज के अंदर नहीं आती, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, वाचनिक टोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, संचार में परस्पर समझ, मतलब कम्युनिकेशन करते टाइम आपस में समझ बैठना, ठीक है, मतलब हाँ कि परस्पर समझना, एक दूसरे की बात को समझना आराम से, ठीक है, वो होगी परस्पर समझ का क्या महत्व है? ऑप्शन है इसमें ए संदेश को सजीव बनाना, बी संवाददाता को प्राप्तकर्ता के बीच सहमति बनाना, सी संचार की गति बढ़ाना, डी संचार को अधिक औपचारिक बनाना। तो इसका आंसर होगा हमारा 6 का बी, संवाददाता जो मतलब बात सुनने वाला है और बात सुनाने वाला है उनके बीच सहमति बनाना, परस्पर समझ यही कहेंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे की बातों से सहमत रहे हैं, तो इसका मतलब परस्पर समझ है उन्हें। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, संवाददाता और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, असर्टिव कम्युनिकेशन में शामिल है। ऑप्शन है इसमें ए दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करना, असर्टिव की बात हो रही, ठीक है, अपने विचारों को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना, सी केवल अपनी बात मनवाना, डी संघर्ष से बचना। तो असर्टिव कम्युनिकेशन में शामिल है अपने विचारों को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना, ठीक है, दूसरों के सामने रखना अपनी बात को, ठीक है, पर तरीके से और अच्छे से, सम्मानपूर्वक से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, असर्टिव कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लिसनिंग मतलब होता है सुनना, ठीक है, लिसनिंग बैरियर्स में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है इसमें ए पूर्वाग्रह, बी ध्यान की कमी, सी आत्मविश्वास, डी विचलित होना। तो इसमें शामिल नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर है हमारा सी, आत्मविश्वास शामिल नहीं है। लिसनिंग बैरियर्स में जो है क्या शामिल नहीं है? आत्मविश्वास। पूर्वाग्रह भी शामिल है, ध्यान की कमी, ठीक है, विचलित होना, ये सब इसमें शामिल है, और लिसनिंग बैरियर्स में क्या शामिल नहीं है? आत्मविश्वास। आंसर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, संवाददाता और प्राप्तकर्ता के बीच, संवाददाता जैसे कि हम कोई बात सुना रहे हैं और जिसको सुना रहे हैं वो है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन है इसमें सतत आलोचना के माध्यम से, मतलब बुराई करने के माध्यम से, बी स्पष्ट और ईमानदार संचार के माध्यम से, सी जटिल और शब्दों का यूज करके, डी बार बार संदेश भेजकर। तो विश्वास तो ईमानदारी से ही आता है ना, और स्पष्ट और ईमानदार संचार के माध्यम से क्या आता है? विश्वास। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इमोशनल इंटेलिजेंस संचार में क्या महत्वपूर्ण है? ठीक है, इमोशनल से रिलेटेड जो भी हमारी फीलिंग से रिलेटेड इंटेलिजेंस होते हैं उसमें संचार में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? ऑप्शन है इसमें ए ये संचार को अधिक तकनीकी बनाता है, तकनीकी तो नहीं बनाएगा, है ना। बी ये संवाददाता को अधिक आक्रामक बनाता है, मतलब गुस्से वाला बनाता है, ये भी नहीं होगा। फीलिंग्स इमोशनल है तो इमोशनल ही बनाएगा, भावनाओं से, ठीक है।
सी यह संवाददाता को दूसरे की भावनाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। डी ये संदेश की मात्रा बढ़ाता है, तो ये तो नहीं होगा। इमोशनल से रिलेटेड है तो भावनाओं से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या करता है ये संवाददाता को दूसरे की भावनाओं को समझने और उसका रिप्लाई प्रतिक्रिया देने में मदद करता है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अच्छे संचार में मुखरता का क्या अर्थ है? मुखरता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है इसमें ए दूसरों पर दबाव डालना, बी अपनी बात को स्पष्ट और सम्मान पूर्वक तरीके से व्यक्त करना, सी चिल्लाना, डी दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना। तो ये सारे तो नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव में जा रहे हैं ये सारे ऑप्शन। बस एक पॉजिटिव ऑप्शन क्या है? अपनी बात को स्पष्ट और सम्मान पूर्वक तरीके से व्यक्त करना, ठीक है। अच्छे संचार में मुखरता का क्या अर्थ हुआ? अपनी बात को स्पष्ट और सम्मान पूर्वक तरीके से व्यक्त करना, आंसर पी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए शब्दों की लंबाई, बी सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सी उच्चारण की स्पष्टता, डी जोर से बोलना। तो क्रॉस कल्चर की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। क्रॉस कल्चर मतलब अलग दो अलग अलग कल्चर के लोग अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की संस्कृति कल्चर को ठेस ना पहुंचे, है ना। तो सांस्कृतिक संवेदनशीलता हमें रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले के कल्चर की मतलब कल्चर से रिलेटेड उसे कोई भी मन पर ठेस ना पहुंचे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, संचार में पैरा लैंग्वेज का क्या अर्थ है? पैरा लैंग्वेज एक टॉपिक था, बॉडी लैंग्वेज का आयाम माना जाता है ये, है ना। इसको हमने बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया है, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होंगी आपको अच्छे से पता होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, विदेशी भाषाओं का यूज, बिल्कुल नहीं, बी शब्दों के पीछे की भावनात्मक अर्थ, ये भी नहीं, सी मौखिक संचार में शारीरिक गतिविधियां, ये भी नहीं, डी वाचिक संचार में गैर शब्दात्मक तत्व जैसा कि स्वर, लय, जोर, ये सब क्या आता है? पैरा लैंग्वेज में आता है। मतलब हमारी जो वॉइस निकाल रहे हैं हम, उसकी टोन क्या है, ठीक है, उसकी पिच यानी आवाज़ों का उतार चढ़ाव, है ना। कभी हम जोर से बोल रहे हैं, कभी हल्के से, हम गुस्से में तो नहीं बोल रहे हैं, सैडनेस में, उदासी में बोल रहे हैं, तो ये सब जो है पैरा लैंग्वेज के अंदर आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, जैसे कि स्वर, लय, हमारी आवाज़ की जो टोन है वो कैसी है, जोर, है ना, तो ये सब किस में आता है? पैरा लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, संचार में धारा प्रवाहता का क्या महत्व है? ऑप्शन है इसमें ए ये संवाददाता को अधिक प्रभावशाली बनाता है, बी ये संदेश की लंबाई को बढ़ाता है, सी ये श्रोता को उबने से रोकता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, ठीक है, डी ये संदेश को अधिक जटिल बनाता है। तो 14 का हमारा आंसर होगा ए, ये क्या करता है? ये संवाददाता को अधिक प्रभावशाली मतलब उसको काफी प्रभावित करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। धारा प्रवाहता का क्या महत्व है? ये संवाददाता को अधिक प्रभावित करता है, बनाता है प्रभावशाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है ये, विजुअल एड्स संचार में कैसे मदद करते हैं? ऑप्शन है इसमें ए वे संदेश को कम महत्वपूर्ण बनाते हैं, बी वे संदेश को अधिक समझने योग्य और यादगार बनाते हैं, सी वे संदेश की लंबाई को बढ़ाते हैं, डी वे संचार को अधिक महंगा बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या करते हैं? जो विजुअल एड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वे जो मैसेज होता है उसको अधिक समझने योग्य बनाते हैं और यादगार बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा हार्ड टॉपिक है, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से पेज अटैच करना पड़ेगा मुझे क्वेश्चंस के अलावा भी एक्सप्लेन करने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है क्या। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। और प्ले लिस्ट बना दी है वहाँ पर, तो आपको सारी ही क्लासेस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर तो ज़रूर ही कर दिएगा, ठीक है। ऐसी वीडियो आती रहती हैं
तो उसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।